हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 1.1। सो एग्जांपल 1 को देखने से पहले आपको दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। यस, दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है एंड यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप एग्जाम्पल 1 नहीं समझ पाएंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द एम्प्टी रिलेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द यूनिवर्सल रिलेशन। सो एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए वी डिनोट सच रिलेशन बाय नल या फिर फाई आप इसको बोल सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो कि आपके पास सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिलेट ही नहीं होंगे कोई भी एलिमेंट से जो कि सेट ए में है। इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वी डिनोट सच रिलेशन इज लाइक दिस। ओके, ये एम्प्टी रिलेशन का मतलब बस एग्जैक्टली उतना है कि जब आपके पास कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा व्हेन योर अ पर्टिकुलर सेट ए इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर मैंने एक ए सेट लिया है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं 1 to 5। ठीक है, एंड आर जो सेट है रिलेशन सेट है इन ए। ठीक है, एंड रिलेशन आपके पास ये ऑर्डर्ड सेट आपको इस तरह से लेने हैं जब आप ए में से बी माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 6 आएगा। तो ये ए एंड बी एलिमेंट्स होंगे, कहाँ से आएंगे? सेट ए में से। तो क्या आपके पास कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको इस ऑर्डर्ड फॉर्म में रखने के बाद आपके पास ये प्रोसेस करने के बाद क्या आपको 6 वैल्यू मिलती है? सो अगर मैं सपोज करो 5 रखूँ यहाँ पर और यहाँ पे 3 रखूँ, क्या 5 - 3 करने पे मुझे 6 मिल रहा है? नो। कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे रख के देखोगे इन ऑर्डर्ड पेयर में तो क्या वो रिलेशन बना पाएंगे एक दूसरे के साथ? क्या ये सेटिस्फाई कर पा रहा है? नो। यहाँ पे आप चाहे 5 - 4 करें, 3 - 4 करें, 4 - 3 करें, 2 - 1 करें या कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ जब भी आप ऑर्डर्ड फॉर्म में इस तरह से रखोगे लोगे भी तो वो आपको वैल्यू 6 दे ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा इस ऑर्डर्ड पेयर के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर रिलेशन का होना मतलब तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। जब ये चीज़ सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है दैट मीन्स कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिलेट नहीं हो पा रही है, आपके पास 6 आना चाहिए। क्या आपके पास ऐसी वैल्यू है? यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ऐसे ए सेट में जो कि आपके पास इस वैल्यू को लेकर आए? नो। तो यहाँ पे इट्स क्लियर दैट योर रिलेशन आर सेट इज एम्प्टी। ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है ही नहीं। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई हो कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है। जब रिलेशन नहीं बनेगा तब आप उसको इस तरह से लिखते हो। सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए तब आप उसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन इन ए। जब आपके पास सेट ए है फॉर एग्जांपल दिस जिसमें 1 to 3 एलिमेंट्स हैं, आर एक सेट ऐसा है जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर ना रिलेटेड है एक दूसरे के साथ और यहाँ पर हर एक सेट ए का एलिमेंट दूसरे सेट ए का ही एलिमेंट उसने उठाया हुआ है। सो इतना आई होप आपको क्लियर है कि ऑर्डर्ड पेयर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ही आता है। तो यहाँ पे सिंपल ए सेट है अगर तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट कौन कर रहा है? ए क्रॉस ए। सिंगल ए सेट से आपको एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलता है, ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपको देता है एक ऑर्डर्ड पेयर, राइट। सो जिसमें कि x की वैल्यू या a की वैल्यू जो होती है वो इस सेट में से आती है और इस y की वैल्यू ये वाले सेट में से आती है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट दूसरे ए वाले एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। जब हर एक एलिमेंट सेट ए का एक दूसरे से रिलेट कर रहा है इन द अदर लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि आपके पास आर एक ऐसा सेट है जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। यहाँ पर आपको हर एक वैल्यू मिलेगी। 1 2 के साथ भी रिलेटेड है, 1 1 के साथ भी रिलेटेड है, 1 3 के साथ भी रिलेटेड है, ऐसे 2 2 के साथ भी रिलेटेड है,
2 1 के साथ भी रिलेटेड है, 2 3 के साथ भी रिलेटेड है। ऐसे ही 3 3 के साथ रिलेटेड है, 3 1 के साथ भी रिलेटेड है, 3 2 के साथ भी रिलेटेड है। हर एक एलिमेंट ए का एक दूसरे के साथ रिलेट है, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इस आर सेट में, आपको रिलेशन सेट में वो आपको दिख रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन इन ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में सिंपल आपको एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन समझाने की कोशिश की है, नथिंग एल्स। तो वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। सो यहाँ पे देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। सो यहाँ पे जितना भी सेट ए है, इसमें क्या है? ये ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? बॉयज स्कूल के हैं। अगर बॉयज स्कूल के ही सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं इस ए सेट में, सो दैट मीन्स सारे स्टूडेंट्स बॉयज़ होंगे डेफिनेटली, राइट। ये जितने भी ए सेट में हैं वो सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? बॉयज़ स्कूल के हैं। तो सब अगर बॉयज़ स्कूल में है, वहाँ पे गर्ल तो एग्जिस्ट हो नहीं सकती, राइट। सो यहाँ पे जितने भी सेट ए में हैं वो बॉयज़ होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं। पहली बात क्लियर होगी सेट ए में क्या है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय, आपके पास एक रिलेशन दे रखा है और वो कहते हैं कि ये एम्प्टी रिलेशन है। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एम्प्टी रिलेशन कैसे है। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है इस ए सेट में, वो कहते हैं कि ये जो ए है वो सिस्टर है बी की। क्या ए रिलेटेड हुआ बी से? क्या ये डेफिनेशन सही है यहाँ पे सेट ए में? क्योंकि रिलेशन सेट किस में है? ए सेट में। जब इतना आपको क्लैरिटी है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं यहाँ पर, तो सिस्टर कोई किसी की बन सकता है? नो। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन आई है आपके पास, ये जो रिलेशन बता रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर ए एलिमेंट भी सेट ए में से आपको उठाना है जो कि बॉयज़ ही कंटेन करता है, बी एलिमेंट भी आप बॉयज़ ही ले रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कोई गर्ल हो या कोई किसी की सिस्टर हो? नो। यहाँ पे भाई हो सकता है लेकिन सिस्टर नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा है। ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। सो क्लियरली आप इसको लिख सकते हो, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। सो दैट्स वाई आपका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ये एम्प्टी रिलेशन है। तभी उन्होंने मेंशन किया है दिस इज एम्प्टी रिलेशन। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट उन्होंने साथ में ही लिखा हुआ है कि शो करो कि ये आर डैश एक अनदर रिलेशन है, कुछ इस तरह से, और वो ऑर्डर्ड पेयर में जो रिलेशन है वो कैसा है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो यस, पॉसिबल है, यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन है कि ये पॉसिबल है कि यूनिवर्सल रिलेशन हो। कैसे? क्या पता, यहाँ पे इतना तो आपको पता ही है कि ये सेट में क्या है? बॉयज़ हैं सब, राइट। तो यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो हाइट आए, ए यहाँ पर जो भी रखोगे स्टूडेंट, बी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट रखोगे, तो यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर ऐसा देख सकते हो, हर एक ए रिलेट हो सकता है बी के साथ। क्यों? और वो कैसा रिलेशन बता रहा है कि ए की जो बी की साथ डिफरेंस है हाइट में वो 3 मीटर का हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि सेट ए में सारे बॉयज़ के जो रिलेशन है हाइट से रिलेटेड वो ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि शो करो कि दैट दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली सेट ए में, सेट ए इंक्लूड्स ऑल द स्टूडेंट्स whose height has to be less than 3 मीटर। सो यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, कि जब भी आप कोई 2 स्टूडेंट्स उठाएंगे, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, तो उन दोनों के डिफरेंस हाइट में जो होगी ऑब्वियसली 3 मीटर का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो एक दूसरे की जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 3 मीटर होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अगर सेट ए में ऐसी चीज़ें हैं तभी आप ये सेट लिख सकते हो। जो रिलेशन आर डैश है, आपका जो न्यू रिलेशन दे रखा है वो क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आई होप अब क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। जैसे ए सेट अभी हम ले रहे थे, यहाँ पे टी नेम का सेट है जिसमें कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स
प्रेजेंट हैं, सारे के सारे हर टाइप के ट्राइंगल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। विद आर बी अ रिलेशन इन टी, सो आर एक रिलेशन है इस टी सेट में, और वो रिलेशन कैसा है, आपके पास यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है रिलेशन आर सेट की। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, जैसे a कॉमा बी लिखते हैं, सिंपली यहाँ पे T1 कॉमा T2 लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। यहाँ पे आप इसको a कॉमा बी की तरह देखेंगे तो आपको आई होप जल्दी समझ आ जाएगा। तो सिर्फ नेम ही चेंज है, नथिंग एल्स, T1 कॉमा T2। और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए, मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is the meaning of T1 is congruent to T2? T1 ट्राइंगल है एक, T2 दूसरा ट्राइंगल है। T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब सबसे पहले समझो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलैरिटी जिनमें हो, जिन ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी हो, ठीक है। सिमिलैरिटीज अब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, शेप, साइज। सो ट्राइंगल की शेप, साइज, किसी भी फॉर्म में अगर सिमिलैरिटीज हैं किन्हीं टू ट्राइंगल्स में, यहाँ पे T1 T2 नाम लिखा है, अगर यहाँ पे a कॉमा बी होता तो यहाँ पे इस तरह से होता, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। आई होप सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज है, नथिंग एल्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिर्फ रिलेशन का मतलब समझो कि ऑर्डर्ड पेयर आपका कैसा बता रहा है, कि आपको रिलेशन ही ऐसा लेना है कि रिलेशन कैसा है कि आपका जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी आपको मैंने बता दिया है, दैट मीन्स सिमिलैरिटीज हो उन ट्राइंगल्स में, ठीक है। सो T1 इज सिमिलर टू T2 ट्राइंगल, इसका मतलब है एग्जैक्टली ये। अब आगे देखो शो क्या करना है आपको, इसमें आपको गिवन में सब पता चल चुका है। T आपके पास एक ऐसा सेट है, सो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें आपको हर तरह के ट्राइंगल्स मिलेंगे। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन कर लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें शो करना है कि ये R जो रिलेशन सेट है ये कैसा सेट है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। अगर R एक रिलेशन सेट है तो ये कैसा रिलेशन सेट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर के बताया था एकदम एंड में कि आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता क्या है। जब आपका कोई R सेट, रिलेशन सेट कोई भी हो, उसमें वैल्यू कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन, ये इक्विवेलेंस कब कहलाता है, जब उसके पास वो R रिलेशन सेट रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा सिमेट्रिक हो, तीसरा वो R सेट ट्रांजिटिव भी हो। तब अगर ये तीनों चीज़ें हैं, अगर ये R सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होल्ड करता है, सिमेट्रिक रिलेशन भी होल्ड करता है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होल्ड करता है, अगर तीनों रिलेशंस एक ही टाइम पर हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक R रिलेशन सेट के पास ये तीनों रिलेशन हैं, तब आप इसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, वो चीज़ रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, राइट। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. So यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको शो करना है कि ये जो आपका R है, R क्या है, ये रिलेशन सेट, वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको शो करके दिखाना है। सो जब आपको शो करके दिखाना है तो दैट मीन्स आपको उसको रिफ्लेक्सिव भी शो करना होगा, सिमेट्रिक भी शो करना होगा, ट्रांजिटिव भी शो करना होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें शो कर देते हो तब आप एंड में लिख दोगे कि येस योर R रिलेशन सेट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यहाँ पे अब आंसर स्टार्ट करते हैं। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए या ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, आई होप आपको वो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके लिए एग्जाम्पल 2 काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड योर कमिंग वीडियोज़। सो आपके पास T सेट है जिसमें हर एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपको ये गिवन है, और एक R सेट है, दैट मीन्स रिलेशन सेट है। तो यहाँ पर आपके पास एक उन्होंने रिलेशन बता रखा है कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लेते भी हो किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल आप उठा सकते हो, उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, दैट योर दिस
यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा वो रिलेटेड होगा T2 से, इस ट्राइंगल से। कैसे रिलेटेड होगा कि वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिमिलैरिटीज होगी उन ट्राइंगल में। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये हो गया आर रिलेशन। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो मुझे ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लिख रही हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखना मैं रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल लेट कर लिया है, ये देख रहे हो ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल बनाया है। आप यहाँ पर इसको कैसे देख सकते हो, रिलेशन सेट को देखो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि T1 का मतलब क्या है, ट्राइंगल 1, T2 का मतलब क्या है, ट्राइंगल 2। कोई भी ट्राइंगल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो आप इसको ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। सो यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स की जगह ये ट्राइंगल शेप ही यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने ये एक सिंपल, ना इसके साथ 1 लिखा है ना 2 लिखा है, सिर्फ ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। ये भी एक आर्बिट्रेरी ट्राइंगल ले लिया है कोई भी इन सेट T, ठीक है। इस सेट में मैंने एक आर्बिट्रेरी ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। सो ऐसे आपको अगर वर्ड यूज़ करना है, ये शेप यूज़ करनी है, तो आप ज़रूर इसको इस तरह से पहले मेंशन करके लिख देंगे, अदरवाइज़ आपकी टीचर कंफ्यूज हो सकती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक ये वैल्यू ले ली है, एक आर्बिट्रेरी ट्राइंगल ले लिया है इस T सेट में, क्योंकि ये एक ऐसा सेट है इसमें हर एक ट्राइंगल बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा आर्बिट्रेरी ट्राइंगल है तो ये भी बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो मैंने उसी का ही एक एलिमेंट उठाया है, ठीक है। सो यहाँ पर इतना पता है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर ये वैल्यू यहाँ पर है तो ये वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल यहाँ पर है तो ये ट्राइंगल यहाँ पर भी होना चाहिए, राइट। जैसे अगर A बिलोंग करता है सेट A में, अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए A, ज़रूर बिलोंग करना चाहिए R सेट में। तो क्या ये ट्राइंगल यहाँ पे फिट बैठता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि यहाँ पर आप वही ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे जो कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, मतलब जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये ट्राइंगल की शेप मैंने फिर से एग्जैक्टली वही बनाई है, दैट मीन्स मैं ये ट्राइंगल दोबारा से यहाँ पर रख रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू अपने से सिमिलर तो होगी ही। लाइक अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपकी फ़ोटो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे क्लियर दिखती है कि वो आप ही हो, राइट। सो एक तरह से यहाँ पे मैंने सेम ट्राइंगल वापस से यहाँ पे रख दिया, तो ये आपस में सिमिलर तो होंगे ही, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एकदम सेम ट्राइंगल्स हैं, राइट। सो यहाँ पर दिस इज़ पॉसिबल, सो बिकॉज दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अपने ही सेम ट्राइंगल से। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम A आपको यही एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है A सेट में, तो यही एलिमेंट यहाँ पर भी होना चाहिए, राइट। तो यही मैंने ट्राइंगल को यहाँ पर भी रख दिया है। खुद से ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब खुद से ही सिमिलर है। ऑफ कोर्स अगर दोनों एक ही ट्राइंगल हैं तो सिमिलर तो होंगे ही, दैट इज ऑब्वियस, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है और ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो आप लिख सकते हो फॉर ऑल ट्राइंगल जो कि बिलोंग कर रहा है इस T सेट में। सो यहाँ पे आप देयरफॉर इसलिए लिख सकते हो दैट R इज रिफ्लेक्सिव। R जो रिलेशन सेट है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सेकेंड स्टेप सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं उस T सेट में, ठीक है। सो अगर ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 बिलोंग कर रहे हैं उस T सेट में सच दैट, सो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सपोज आपके पास 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेट A में बिलोंग करते हैं, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? A, B अगर बिलोंग कर रहा है उस R सेट में तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए उस R सेट में, तभी आप इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। आई होप इतना आपको क्लियर है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैंने डिफरेंट टू ट्राइंगल्स लिए हैं जो कि T सेट में है सच दैट ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है बिलोंग कर रहा है रिलेशन R सेट में। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्यों? बिकॉज आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे
तो वो ऐसे ट्राइंगल्स होंगे जो आपस में सिमिलैरिटीज होल्ड करते होंगे। तो जैसे कि ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ पे टी एक ऐसा सेट है जिसमें हर तरह का ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल भी तो हो सकता है कि एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो, क्योंकि हर एक ट्राइंगल यहाँ पे पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर देन ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स कर रहे हैं इस रिलेशन सेट में। इसका मतलब क्या हुआ, दैट ये जो ट्राइंगल 1 है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल 2 से। आप इसकी जगह प्रॉपर अगर लैंग्वेज लिखना चाहेंगे कि दैट ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक साइन बना दी है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलैरिटीज होल्ड करता है, राइट, क्योंकि ये तो रिलेशन ही आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो अगर ये इसके साथ सिमिलैरिटीज होल्ड कर रहा है तो इतना तो क्लियर है, अगर ये इस जैसा है तो ये इस जैसा भी होगा डेफिनेटली, तभी तो सेम हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट योर ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1। सिर्फ ट्राइंगल 2 ही तो आगे आया है, नथिंग एल्स। एक ही बात को हमने बस इस तरह से लिखा है। अभी भी इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला ट्राइंगल है दूसरे ट्राइंगल के साथ सेम है। अगर ये 1-2 ट्राइंगल अलग अलग हैं, ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, अगर ये दोनों सेम है सो यहाँ तो आप इसको इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, एक ही बात है, राइट। सो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, दैट ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो अभी भी तो ये दोनों सेम ही लिखे हैं मैंने, राइट, नथिंग एल्स। तो दैट मीन्स आप इस तरह से भी देख ही सकते हो, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एज ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्राइंगल 2 कॉमा ट्राइंगल 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, दस दिस इज सिमेट्रिक। सो ट्रांजिटिव के लिए आपको अब क्या लेने हैं, 3 ट्राइंगल्स लेने हैं, बिकॉज अगर ट्रांजिटिव शो करना होता है तो आपके पास बेसिक क्या है, अगर ए बी सी आपके 3 एलिमेंट्स ए सेट में है, कोई एक सेट है ए, उसमें है ये तीनों एलिमेंट्स, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर सेट में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर सेट में, सो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर सेट में। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब जाकर ये होता है ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर लेट करो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 बिलोंग कर रहे हैं उस टी सेट में, सच दैट सिर्फ देखा जाए तो एक तरह से डेफिनेशंस ही लिख रहे हो, ए बी एलिमेंट्स ना होते हुए ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 लिख रहे हो, राइट। यहाँ पे ए बी सी ना लिखते हुए ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 लिख रहे हो। काम तो वही चल रहा है, सिर्फ नेम ही तो चेंज हो रहे हैं, राइट, एंड रिलेशन चेंज हो रहा है। तो ऐसा रिलेशन आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि टी सेट में सारे के ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं। सच दैट आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर, ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 बिलोंग कर रहा है आर में। इतना तो पता है, यहाँ पे भी आपने देखा ही है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट तो है। अगर ऐसा है, रिलेशन ऐसा उन्होंने दे ही रखा है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से रिलेटेड है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास हर एक तरह का ट्राइंगल है, तो हो सकता है ना कि आपके पास एंड ट्राइंगल 2 भी एक अनदर ट्राइंगल 3 के साथ सिमिलर हो, राइट। यही तो लिखा है मैंने, ट्रांजिटिव होने के लिए यही चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर ए बी में है तो बी सी के साथ रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के साथ रिलेट किया है तो ट्राइंगल 2 सिमिलैरिटीज होल्ड करता होगा ट्राइंगल 3 के साथ, सिंपल। सो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, अगर ये आर में है, रिलेशन अगर होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 से, एंड ये जो ट्राइंगल की सिमिलैरिटीज है वो सारी इस ट्राइंगल में भी होंगी, राइट। मतलब तभी तो ये आपने इस तरह से इसको लिखा हुआ है। तो मतलब ट्राइंगल 2 की जगह आप ट्राइंगल 3 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, ट्राइंगल 2 किसके सिमिलर है, ट्राइंगल 3 के। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल 1 एज इट इज रहने दो, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल 2 की जगह क्या लिख दिया है, ट्राइंगल 3। क्यों लिख दिया है, क्योंकि ट्राइंगल 2 एकदम सिमिलर है ट्राइंगल 3 के साथ, तो यहाँ पे ट्राइंगल 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ट्राइंगल 3। ये स्टेटमेंट होने के बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है, दैट इज ऑब्वियस, राइट।
आपका जो ट्राइंगल 1 है फिर सिमिलर होगा ट्राइंगल 3 के, क्योंकि ट्राइंगल 3 एक ऐसा ट्राइंगल है जो सिमिलैरिटीज होल्ड करता है ट्राइंगल 2 की। तो यहाँ पे ट्राइंगल 2 था तो मैंने उसकी जगह ट्राइंगल 3 लिख दिया है, नथिंग एल्स। इट्स वेरी क्लियर कि आपका जो ट्राइंगल 1 है वो सिमिलर है ट्राइंगल 3 से। इससे आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 ऑर्डर्ड पेयर से आपने क्या लिखा कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, क्योंकि ये क्या है, एक रिलेशन की डेफिनेशन ही आपको दे रखी है। तो अगर ट्राइंगल 1 सिमिलर है ट्राइंगल 3 से, दिस इम्प्लाइज ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस तरह का आप ले सकते हो जो कि है इस आर सेट में। ये पॉसिबिलिटी है तभी आपका जो ऑर्डर्ड पेयर सेट आर रिलेशन में है। तो अगर आपके पास ये आर में है, ये आर में है और ये भी आर में है, दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई, राइट। सो अगर ये आपकी तीनों चीज़ें हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, येस इट्स ट्रांजिटिव। और आपने इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें आपने दिखा दी हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है, तीनों रिलेशंस होल्ड करता है। तो आप इसको क्या लिखते हैं, दैट आर सेट इज देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया हो। मैंने बहुत ही माइनर डिटेल्स में आपको एक एक स्टेप बताया है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।